मसूरी की पहाड़ियों पर घने कोहरे और काले बादलों के बीच बनी एक पुरानी ब्रिटिश कॉटेज, कार्टर्स कॉटेज। कार्टर्स कॉटेज अपने अंदर 135 साल पुराना राज छुपाए बैठी थी। 135 साल पहले इस कॉटेज में कुछ ऐसा हुआ था जिसने उस पूरे कॉटेज को शापित कर दिया था। कहते हैं इस कॉटेज में जो भी अंदर गया वो कभी भी वापस नहीं आया और उसकी चीखें हमेशा के लिए उस कॉटेज में दफन हो गईं। रोहन और प्रिया अपनी शादी के तीसरे दिन मसूरी पहुंचते हैं। नवंबर की ठंड भरी शाम, कोहरे और बादलों से घिरा मसूरी का रोड बहुत खूबसूरत दिख रहा था। रोहन और प्रिया अपनी नई नई शादी के बाद हनीमून पर मसूरी जाते हैं। प्रिया रोहन से कहती है कि मुझे ये जगह बिल्कुल मेरे सपनों जैसी लग रही है। पता है रोहन, मैं हमेशा से पहाड़ों की बहुत बड़ी फैन रही हूँ और हमेशा से यहाँ आना चाहती थी। और देखो, आज फाइनली मैं यहाँ पहाड़ों की रानी मसूरी में हूँ। इस बात पर रोहन उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, प्रिया, मैं ऐसे ही तुम्हारे सारे सपने सच करूँगा। रोहन और प्रिया दिल्ली में रहते हैं और 1 साल के प्यार के बाद उन्होंने अभी 3 दिन पहले ही शादी की है। और शादी के बाद रोहन प्रिया को उसके ड्रीम डेस्टिनेशन मसूरी पर लेकर आया है। वो दोनों दिल्ली से देहरादून आते हैं और फिर वहाँ से दोनों टैक्सी से मसूरी के लिए निकल जाते हैं। रोहन और प्रिया मसूरी की वादियों का सुकून भरा और शांत नज़ारा देख रहे थे और टैक्सी पहाड़ों के उन टेढ़े मेढ़े रास्तों पर दौड़ती चली जा रही थी। 1 घंटे की ड्राइव के बाद टैक्सी ड्राइवर उन्हें एक पुरानी हिल टॉप कॉटेज दिखाता है। सर, मैडम, आप लोग इस कॉटेज में रुक जाएं। बहुत रोमांटिक जगह है ये कॉटेज मसूरी की सबसे ऊंची पहाड़ी पर है और यहाँ से आपको पूरी मसूरी का बेहतरीन नज़ारा देखने को भी मिलेगा। ये कॉटेज अंग्रेज़ों के ज़माने की है, शांत, चहल पहल से दूर। हनीमून पर आने वालों के लिए परफेक्ट है ये जगह। रोहन और प्रिया को भी कॉटेज बाहर से बहुत अच्छी लगी और वो अपना सामान ले कॉटेज के अंदर चल दिए। गेट पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, कार्टर्स कॉटेज, established in 1925। वो कॉटेज 1925 में बनी हुई थी, लेकिन इतनी पुरानी होने के बावजूद वो कॉटेज बहुत ही मेंटेन और सुंदर लग रही थी। लकड़ी के फर्श, धीमी धीमी येलो लाइट्स पूरे कॉटेज को रोशन कर रही थीं। अंग्रेज़ों के ज़माने की पुरानी पेंटिंग्स और झूमर जगह जगह कॉटेज में लटके हुए थे। सुंदर कारपेट जो कॉटेज के पूरे कॉरिडोर में बिछा हुआ था। कॉटेज के अंदर का सारा इंटीरियर और फर्नीचर देख रोहन प्रिया से कहता है, प्रिया, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग अंग्रेज़ों के पुराने टाइम में पहुंच गए हों। आज 2004 में भी इस कॉटेज को देखकर ऐसा लग रहा है कि हम अभी भी 1925 में ही हों। सब कुछ कितना आकर्षित कर रहा है अपनी ओर। प्रिया भी रोहन की बात पर हाँ में सर हिलाते हुए यही बात कहती है कि मुझे भी ये कॉटेज बहुत अच्छी लग रही है रोहन। और तभी रोहन और प्रिया रिसेप्शन पर पहुंचते हैं। वहाँ खड़ा मैनेजर उन दोनों को वेलकम करता है और रूम की चाबी देकर बहुत अजीब सी आवाज़ में उन दोनों से बोलता है, सर, मैडम, डिनर 8 बजे से 11:30 तक है, तो आप अपना डिनर टाइम पर कर लें, क्योंकि यहाँ स्टाफ कम है और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो 1 नंबर पर कॉल करें। एंजॉय योर स्टे। रोहन और प्रिया को उस मैनेजर का इस तरीके से बात करना कुछ अजीब तो लगता है, पर उस बात को नज़रअंदाज कर प्रिया और रोहन अपने रूम में चले गए, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर था। रूम काफ़ी बड़ा था और रूम के सेंटर में एक डबल बेड पड़ा था, जिसका डिज़ाइन काफ़ी पुराने टाइम का लग रहा था। बेड के पीछे की दीवार पर एक मॉस्किटो नेट यानी कि एक मच्छरदानी लगी हुई थी।
रूम में जगह जगह कैंडल्स लगी हुई थी और नेट के सफेद रंग के पर्दे खिड़कियों पर लगे हुए थे। प्रिया को यह सब थोड़ा अजीब सा लग रहा था। उसने रोहन को बोला कि रोहन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रूम के अंदर सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे 100 साल से भी पुराना है। आजकल के जैसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। बाथरूम में बाथ टब भी ऐसा लग रहा है जैसे न जाने कितना पुराने डिजाइन का बना हुआ हो। और होटल्स के रूम में मच्छरदानी कौन लगाता है? पूरे रूम में केवल कैंडल्स ही कैंडल्स लगी हुई हैं। लाइट का तो कोई नाम ही नहीं है यहाँ। इस बात पर रोहन ने बोला, अरे यार, यही तो इस कॉटेज की स्पेशल बात है। बिल्कुल अंग्रेजों के जमाने जैसी फीलिंग आ रही है मुझे तो यहाँ पर। और फिर इस कॉटेज का नाम भी तो कार्टर्स कॉटेज है। जरूर किसी अंग्रेज ने ही बनवाई होगी ये कॉटेज। इससे पहले प्रिया कुछ और बोलती, रोहन ने उसको बोला, चलो जल्दी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। और वो लोग डिनर करने के लिए कॉटेज के रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। रेस्टोरेंट में हर टेबल पर लाइट की जगह केवल कैंडल्स ही जल रही थी, जिस कारण वहां बहुत ज्यादा रोशनी नहीं थी। लगभग हर टेबल पर 2 लोग बैठे थे। इस पर रोहन ने प्रिया को बोला, लगता है ये कॉटेज सिर्फ हनीमून कपल्स के लिए ही है। कितना कोजी और रोमांटिक माहौल है यहाँ का। पर प्रिया चुप रही और उस जगह को कुछ देर ध्यान से देखने के बाद रोहन से बोली, देखो रोहन, कितनी अजीब सी बात है। सारी टेबल्स पर लोग गर्दन नीचे करके बैठे हुए हैं। किसी का भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है और कोई भी किसी से बात भी नहीं कर रहा है। कैंडल्स को देख ऐसा लग रहा है जैसे कितने वक्त से ये यूं ही जल रही हैं। देखो ना, कैंडल्स के पास कितना पिघला हुआ मोम जमा हो चुका है। पूरे रेस्टोरेंट में एक भी लाइट नहीं जल रही है। ये सब कितना अजीब है रोहन। इससे पहले रोहन कुछ बोलता, एक वेटर उनकी टेबल पर आया और उनके खाने का ऑर्डर लेने के लिए टेबल की साइड से खड़ा हो गया। उस वेटर का चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा था। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे का सफेद रंग और उसका भाव शून्य चेहरा। रोहन ने उसको खाने का ऑर्डर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी रोबोट के जैसे अपना काम कर रहा हो। न उसके चेहरे पर कोई स्माइल थी, न किसी तरीके के भाव, और ना ही वो वेटर कुछ बोल रहा था। प्रिया ने रोहन से ये बात कही तो रोहन बोला, हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो। उन दोनों ने अपना खाना खाया और जब नैना और रोहन ने उस वेटर को थैंक यू बोला तो वो वेटर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उन दोनों को ये बात बहुत अजीब लगी। जब वो दोनों रेस्टोरेंट से खाना खाकर वापस अपने रूम की ओर जा रहे थे तो कॉरिडोर में जो पेंटिंग्स लगी थीं, ऐसा लग रहा था उन पेंटिंग्स में जो चेहरे हैं वो प्रिया और रोहन को घूर रहे हों। प्रिया कॉटेज के कॉरिडोर में सब कुछ बहुत बारीकी से देखते हुए चल रही थी। अचानक प्रिया की नजर एक पेंटिंग पर गई जिसमें 2 लड़कियां प्रिया की ओर देख बहुत डरावने तरीके से मुस्कुरा रही थीं और अपने पास बुलाने का इशारा कर रही थीं। प्रिया ने चीखते हुए रोहन को आवाज दी। रोहन प्रिया की चीख सुन उसके पास भागा चला आया और प्रिया से पूछा, क्या हुआ? प्रिया ने उसको वो पेंटिंग दिखाई, पर अब उस पेंटिंग में सब कुछ नॉर्मल था। तभी कॉटेज का मैनेजर वहां पहुंच गया और उसने पूछा कि क्या हुआ। प्रिया ने रोहन को कांपती हुई आवाज में बताया कि अभी अभी इस पेंटिंग में जो लड़कियां हैं वो मुझे बहुत ही अजीब तरीके से घूरते हुए मुस्कुरा रही थीं और अपने पास बुलाने का इशारा कर रही थीं। तभी मैनेजर प्रिया की बात को बीच में काटते हुए बोलता है, प्लीज मैडम, आप ऐसे शोर ना मचाएं, बाकी गेस्ट को डिस्टर्ब होगा। गुड नाइट।
प्रिया को बहुत गुस्सा आया और वो मन ही मन बोली, कौन से गेस्ट? जब से हम कॉटेज में आए हैं सिवाय रेस्टोरेंट के हमें कहीं भी कोई दिखाई नहीं दिया है, और रेस्टोरेंट में भी कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। पर इससे पहले प्रिया कुछ बोलती, रोहन ने सोचा कि शायद प्रिया को सफ़र की बहुत थकान है, इसलिए वो प्रिया को अपने साथ अपने रूम में लेकर चला गया। रूम में वापस जाकर भी प्रिया उसके साथ जो कुछ हुआ उसी बारे में सोच रही थी कि तभी रोहन उससे बोला, सो जाओ प्रिया, हो सकता है तुम्हें थकान हो गई हो, काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है आज हमने। और इसके बाद वो दोनों सो गए। पर रात के करीब 2 बजे अचानक प्रिया की आंख खुली और उसने देखा कि बेड के पिछली दीवार पर टंगी मॉस्किटो नेट उनके बेड पर चारों ओर लगी हुई है। प्रिया ये देखकर बहुत घबरा गई और मन ही मन सोचने लगी, मैंने तो रात को वो नेट नहीं लगाई, तो फिर ये नेट अपने आप कैसे लग गई? और ये सोच उसने रोहन को उठाया। रोहन भी ये सब देख चौंक गया। वो दोनों सोचने लगे कि आखिर ये मॉस्किटो नेट बेड पर अपने आप कैसे लग गई। प्रिया रोहन से पूछने लगी कि कहीं तुमने तो नहीं लगाया ना इस नेट को? इस बात पर रोहन बोला, अरे मैं तो जल्दी ही सो गया था। फिर रोहन अपनी आंखें मलता हुआ प्रिया को बोलता है, प्रिया अभी सो जाते हैं, कल सुबह बात करेंगे मैनेजर से इस बारे में। जब सुबह हुई तो रोहन ने ये बात मैनेजर से पूछी। इस बात पर मैनेजर बोला, हो सकता है सर आपके रूम की खिड़की खुली रह गई हो और हवा से उड़ते हुए नेट आपके बेड पर गिर गई हो और खुल गई हो। मैनेजर की इस बात से रोहन को बहुत अजीब लगा। उसने मन ही मन सोचा, नेट अपने आप कैसे उड़कर बेड पर खुल सकती है? पर उसने मैनेजर की उस बात को इग्नोर कर दिया और प्रिया के साथ मसूरी घूमने निकल गया। पूरा दिन मसूरी की वादियों और सुंदर पहाड़ों को देखते हुए रोहन और प्रिया मसूरी की मॉल रोड पर पहुंचते हैं। वहां से सारे नज़ारे देखते हुए वो दोनों एक लोकल टी स्टॉल पर पहुंचते हैं, क्योंकि उस वक्त वहां बहुत ठंड थी। वो दोनों चाय की चुस्कियां ले रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि मसूरी सचमुच कितनी खूबसूरत है। तभी उस स्टॉल वाले आदमी ने उन दोनों से पूछा, अच्छा तो आपको हमारा शहर खूबसूरत लगा? उस आदमी की उम्र कुछ 62-65 साल की होगी और उसका नाम रमाकांत था। और फिर वो तीनों आपस में बात करने लगे और बातों बातों में रमाकांत ने उन दोनों से पूछा कि बेटा कहाँ ठहरे हो आप दोनों? और जैसे ही रोहन और प्रिया ने बताया कि अंकल हम कार्टर्स कॉटेज में ठहरे हुए हैं, ये बात सुनते ही रमाकांत के चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखा। रमाकांत ने दोबारा पूछा, क्या कहा बेटा आपने? कहाँ ठहरे हो आप लोग? रमाकांत के दोबारा इस तरह पूछने पर रोहन थोड़ा सकुचाते हुए बोला, अंकल कार्टर्स कॉटेज। क्यों, क्या हुआ? चाय वाले रमाकांत ने रोहन को डरती हुई आवाज में आगाह किया, बेटा तुम जहां ठहरे हो वहां से तुरंत निकल जाओ, बल्कि मेरी बात मानो तो अब वहां वापस मत जाना। रमाकांत की ऐसी बात सुन रोहन और प्रिया हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि अंकल आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो कॉटेज तो ठीक ही है और हम कल रात से वहां ही रुके हुए हैं। हाँ, इंटीरियर थोड़ा ज्यादा पुराने स्टाइल का है बस। उन दोनों की ऐसी बात सुन रमाकांत ने उन दोनों की आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या सचमुच तुम लोगों को वहां पर कुछ भी अजीब नहीं लगा? रमाकांत की ऐसी बात सुन प्रिया को रात के सारे वाकये एक एक करके याद आने लगे। कॉटेज का इतने पुराने स्टाइल का होना, रेस्टोरेंट और रूम में लाइट्स की जगह कैंडल्स का होना, वो अजीब सा वेटर,
उस पेंटिंग्स की लड़कियों का मुस्कुराना, फिर उस मॉस्किटो नेट का अपने आप बेड पर लग जाना, और सबसे ज्यादा अजीब वो मैनेजर। फिर प्रिया ने ये सारी बातें रमाकांत को बता दी। प्रिया की सारी बात सुन रमाकांत के चेहरे पर खौफ और डर साफ नजर आ रहा था। और फिर रमाकांत ने रोहन और प्रिया को उस कॉटेज के डरावने अतीत के बारे में बताया। रमाकांत ने बताया, बेटा, ये कॉटेज पहले एक अंग्रेजी हेडक्वार्टर था। उस हेडक्वार्टर में अंग्रेजी सेना के बड़े बड़े अधिकारी मीटिंग किया करते थे। हेडक्वार्टर में ही ये प्लानिंग की जाती थी कि हिंदुस्तान के कौन से हिस्से में क्या सैनिक कार्रवाई होनी चाहिए। वो एक खुफिया सैन्य अड्डा भी था। उस हेडक्वार्टर के नीचे एक बहुत बड़ा बेसमेंट है, जिसमें उस वक्त बहुत सारे सिपाहियों की ट्रेनिंग होती थी। मेरे दादाजी ने हमें ये सब कुछ बताया था, क्योंकि वो उस समय ब्रिटिश सेना में एक सिपाही थे। दादाजी ने ये बताया था कि कर्नल कार्टर, जो कि अंग्रेजी सेना का एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, वो बहुत निर्दयी इंसान था। वो अपने सारे सैनिकों के साथ बिल्कुल ऐसे बर्ताव करता था जैसे कोई अपने जानवरों के साथ करता हो। बल्कि मैं तो कहूँगा, ऐसा बर्ताव कोई अपने जानवरों के साथ भी नहीं करता। और आम इंसानों का तो उसने जीना ही मुश्किल कर दिया था। कर्नल कार्टर के बारे में सब लोग कहते थे कि वो कोई इंसान नहीं, बल्कि इंसान के रूप में कोई दानव या दैत्य है। और जब उसका जुल्म ज्यादा बढ़ गया तो एक दिन मेरे दादाजी ने वो नौकरी छोड़ दी और अपने गांव वापस आ गए। दादाजी ने बताया, एक रात कार्टर ने अपने ही एक सिपाही की बीवी के साथ जबरदस्ती की थी, और फिर उस सिपाही ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कार्टर को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए बेसमेंट में ले गए, और वहां उसके ही ऑफिस में उसकी गोली मार के हत्या कर दी और उसकी लाश को वहीं बेसमेंट में दफन कर दिया। सबको लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर कहते हैं कार्टर की शैतानी आत्मा ने एक एक करके उन लोगों को मारना शुरू कर दिया, और उस हेडक्वार्टर पर कार्टर की शैतानी आत्मा का कब्जा हो गया। रमाकांत ने रोहन को बताया कि उस हादसे के बाद काफी सालों तक वो हेडक्वार्टर वीरान और बंद पड़ा रहा। पर हादसे के पूरे 35 साल बाद उस हेडक्वार्टर को दोबारा से बनवा के उसे कॉटेज में बदल दिया गया। पर लोग बताते हैं कि उस कॉटेज में जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। बताते हैं कि कार्टर की आत्मा सबको मार देती है और उस कॉटेज में अपना गुलाम बना लेती है। वो सारे मरे हुए लोग दिन में तो नॉर्मल दिखते हैं, आम इंसानों जैसे, लेकिन शाम होने के बाद वो कुछ और बन जाते हैं। रमाकांत ने उन दोनों को बताया कि आज भी कॉटेज में वो बेसमेंट है जिसमें कार्टर की लाश दफन है। रमाकांत ने रोहन और प्रिया को बोला कि 3 महीने पहले उनके जैसे कुछ लोग हनीमून पर आए थे, पर वो कभी भी उस कॉटेज के बाहर ही नहीं आए। रमाकांत उन दोनों से बोला, बेटा, अभी शाम नहीं हुई है, तुम लोग जल्दी से जाओ और कॉटेज से अपना सामान लेकर यहाँ से वापस चले जाओ। रमाकांत की बातें सुन रोहन और प्रिया तुरंत वहां से निकल कॉटेज में पहुंचे। उस वक्त रोहन की घड़ी में दोपहर के 3:30 बज रहे थे। उन दोनों ने सोचा कि वो बस जल्दी से जाकर अपना सामान ले कॉटेज से निकल जाएंगे, पर शायद कार्टर का इरादा कुछ और ही था। वो दोनों कॉटेज में घुसते ही अपने रूम की ओर भागे। उन दोनों ने जल्दी से अपना सामान उठाया और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। वो दोनों तेजी से सीढ़ियों से नीचे की ओर भागने लगे, पर वो सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थीं, और उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक ही जगह पर काफी देर से भाग रहे हों।
जबकि उनका रूम कॉटेज के फर्स्ट फ्लोर पर ही था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कुछ सीढ़ियां उतरने में उन्हें इतना वक्त कैसे लग रहा है और वो सीढ़ियां खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं। शायद रोहन और प्रिया को समझ में आ चुका था कि जिस बारे में रमाकांत अंकल बात कर रहे थे वो दोनों भी उस भयानक कहानी का हिस्सा बनने वाले हैं। तभी अचानक से सीढ़ियां खत्म हो गईं और वो दोनों दौड़ते हुए नीचे की ओर आ गए। नीचे कॉटेज में सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था। वैसे ही वो मैनेजर रिसेप्शन पर खड़ा उन दोनों को देख मुस्कुरा रहा था और उनके पास आ एक अजीब सी आवाज में बोलता है, सर, मैडम, डिनर टाइम 8 बजे से 11:30 तक है। आप अपना डिनर टाइम से कर लें। कॉटेज में स्टाफ कम है और किसी भी चीज की जरूरत होने पर 1 नंबर पर कॉल करें। रोहन और प्रिया समझ गए थे कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। उन्होंने कॉटेज में चारों ओर देखा। पूरे कॉटेज में काले रंग की कैंडल्स जल रही थीं। तभी प्रिया ने उस वेटर को देखा जिसने पिछली रात उनको डिनर सर्व किया था। उस वेटर का चेहरा बिल्कुल सफेद और आंखें बिल्कुल काली थीं। आंखों का सफेद घेरा भी काला था। पेंटिंग्स के अंदर जो लोग थे वो उन दोनों को देखते हुए डरावनी आवाज में हंस रहे थे। ये वो ही लोग थे जो कॉटेज में गेस्ट बनकर आए थे और कार्टर की शैतानी आत्मा ने उनको मार हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया था। और तभी अचानक एक एक करके स्टाफ हवा में ऐसे घुलने लगा जैसे कि वो कोई धुआं हो, काले रंग का धुआं। वो मैनेजर भी उनको धीमी सी आवाज में बोलता है, गुड नाइट सर, मैडम, और धुएं की तरह हवा में घुल जाता है। इससे पहले रोहन और प्रिया कुछ कर पाते, कॉटेज के सारे दरवाजे एक एक करके तेज आवाजों के साथ बंद होने लगते हैं। वो दोनों मदद मांगने के लिए अपना अपना फोन निकालते हैं और देखते हैं कि उनके फोन में तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। और तभी अचानक पूरे कॉटेज से रोने और चीखने की डरावनी आवाजें आने लगती हैं। प्रिया और रोहन का तो ये सब देखकर डर से बुरा हाल होने लगता है और वो दोनों कॉटेज से बाहर भागने के लिए कॉटेज के मेन गेट की तरफ भागते हैं जो कि रिसेप्शन के पास ही था और उसे खोलने की कोशिश करते हैं। उस गेट के खुलते ही वो दोनों बाहर भागने लगते हैं, लेकिन तभी रोहन देखता है कि वो गेट उन्हें कॉटेज के बाहर नहीं बल्कि कॉटेज के अंदर ही ले आया है। वो दोनों फिर से उसी कॉटेज में थे। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि सुबह इसी गेट से वो दोनों कॉटेज से बाहर निकले थे, तो अब ये सब क्या हो रहा है उनके साथ। तभी प्रिया को रमाकांत की बात याद आई कि कॉटेज के नीचे बहुत बड़ा बेसमेंट है। उसने तुरंत रोहन को बोला, हो सकता है बेसमेंट से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो रोहन, चलो बेसमेंट की तरफ चलते हैं। और वो दोनों बेसमेंट की सीढ़ियों की ओर भागने लगे। बेसमेंट में बहुत हल्की सी रोशनी थी। वो दोनों धीरे धीरे नीचे की ओर उतरने लगे। बेसमेंट में पहुंच उन्होंने देखा कि वहां कई दरवाजे थे। वो लोग एक कमरे का दरवाजा खोलते हैं। वहां काले रंग की कैंडल्स जल रही होती हैं और टेबल पर उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी के पास ही कुछ मैप भी पड़े होते हैं। प्रिया डायरी को उठाती है और उसको पढ़ना शुरू कर देती है। उस डायरी में लिखा था, हमने कर्नल कार्टर को यहाँ मार दिया, पर उसकी आत्मा इस हेडक्वार्टर में भटक रही है और वो यहाँ सबको मार रही है। कर्नल की आत्मा ने इस हेडक्वार्टर को शापित कर दिया है। प्रिया वो डायरी आगे और पढ़ती है और उसे पता चलता है कि आधी रात को चर्च की घंटियां बजते ही यहाँ से निकलना मुमकिन है।
जैसे ही चर्च की पवित्र घंटियां बजेंगी, कार्टर और उसके मरे हुए सैनिक धुआं बन के हवा में उड़ जाएंगे। प्रिया आगे डायरी का पन्ना पलटती ही है कि तभी एक रूम का दरवाजा अपने आप खुलता है। वो लोग उस कमरे की ओर बहुत डरते हुए आगे बढ़ते हैं। कमरे के अंदर एक पुराना ब्रिटिश ऑफिस सेटअप होता है। कमरे में हर तरफ सूख चुके खून के धब्बे होते हैं और एक कुर्सी पर कोई यूनिफॉर्म में बैठा हुआ है। उसकी गर्दन नीचे टेबल की ओर झुकी हुई है। वो जो भी था, धीरे धीरे अपनी गर्दन ऊपर उठाता है। उसके चेहरे पर अंदर धसी हुई आंखें जो बिल्कुल काली थी, सांसें रोक देने वाला डरावना चेहरा। उसकी यूनिफॉर्म पर जगह जगह सूखा हुआ खून लगा हुआ था। उसे देख प्रिया और रोहन के चेहरे का तो जैसे रंग ही पीला पड़ गया हो। और तभी वो डरावना साया बोलता है, आई एम कर्नल कार्टर। दिस इज माई हेडक्वार्टर। नो वन लीव्स विदाउट माई परमिशन। उसके इतना बोलते ही बेसमेंट में रखा सारा फर्नीचर खुद से हवा में ऊपर उठ जाता है और उन बंद बेसमेंट के दरवाजों से मरे हुए सिपाही बाहर निकलने लगते हैं। प्रिया और रोहन ये देख बुरी तरह से डर जाते हैं और बेसमेंट से कॉटेज में ऊपर की ओर भागने लगते हैं। उनको भागते देख कार्टर बहुत भयानक हंसी हंसता है। कार्टर की डरावनी हंसी और उसकी बात सुन रोहन और प्रिया का तो जैसे दिल ही धड़कना बंद कर देता है और वो दोनों बिना पीछे मुड़े कॉरिडोर में बाहर की ओर भागते ही चले जाते हैं। पर कॉरिडोर जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा हो और जैसे प्रिया और रोहन एक ही जगह पर भाग रहे हों। और तभी उन्हें मार्च करते हुए सैनिकों के पैरों की आवाज आती है। वो दोनों अपनी सांसें रोक एक रूम का दरवाजा खोल उसमें छुप जाते हैं। वो दोनों मन ही मन ये दुआ मांग रहे थे कि कैसे भी वो लोग बस इस कॉटेज से जिंदा बाहर निकल जाएं। प्रिया ने रोहन से टाइम पूछा ही था कि तभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और प्रिया और रोहन को चारों ओर से कार्टर के मरे हुए सैनिक घेर लेते हैं। रोहन और प्रिया को समझ आ जाता है कि अब उनकी मौत उनके सामने आने वाली है और तभी वो सारे सोल्जर्स अलर्ट पोजीशन में खड़े हो जाते हैं क्योंकि पीछे से कर्नल कार्टर आ रहा होता है। उसकी सांसें इतनी तेज होती हैं कि शांत पड़े कॉटेज में गूंजने लगती हैं। रोहन और प्रिया एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ लेते हैं, जैसे वो दोनों मन ही मन एक दूसरे से बोल रहे हों कि उनका साथ बस यहीं तक था। कार्टर अब पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा होता है। उसके मुंह से खून टपक रहा होता है और वो गुर्राता हुआ प्रिया और रोहन की ओर बढ़ता है कि तभी अचानक बारिश और बादलों की भारी गरज के बीच चर्च की घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं और कार्टर और वो मुर्दा सैनिक चीखना शुरू कर देते हैं। उनकी डरावनी चीखों से मानो वो सुनसान पहाड़ी कांप उठी हो। वो सारे सैनिक अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। उनके कानों और मुंह से खून बहना शुरू हो जाता है और एक एक कर वो सारे सैनिक और अंत में कार्टर धुएं की तरह हवा में घुल जाते हैं। बहुत तेज रोशनी के साथ कॉटेज बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब वहां कोई भी नहीं था, न कार्टर, न कोई स्टाफ और न वो मरे हुए सैनिक। कॉटेज के बाहर जाने वाला दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और बिना एक पल उस कॉटेज में गवाए रोहन और प्रिया उस कॉटेज से बाहर भाग जाते हैं।
और कॉटेज के मेन गेट से बाहर निकलते हैं, जहां वो बोर्ड लगा हुआ था, कार्टर्स कॉटेज 1925। वो दोनों दूर से उस वीरान और खामोश पड़ी हुई कॉटेज को देखते हैं और फिर एक गहरी ठंडी सांस लेते हैं, क्योंकि आज इन दोनों ने मौत को इतने करीब से जो देखा था। उसके बाद वो दोनों वहां से वापस दिल्ली के लिए चले जाते हैं। पर आज भी मसूरी के लोग कहते हैं, जो भी कॉटेज के अंदर गया वो कभी बाहर नहीं आया और उसकी रूह हमेशा के लिए कार्टर की गुलाम बन गई। आज भी कॉटेज के नीचे कार्टर उस बेसमेंट में इंतजार करता है लोगों के कॉटेज में आने का। तभी एक टैक्सी कॉटेज के सामने आकर रुकती है और टैक्सी से एक कपल उतरता है और टैक्सी वाला उस कपल को बोलता है, सर, मैडम, आप लोग इस कॉटेज में रुक जाएं, बहुत रोमांटिक जगह है ये कॉटेज मसूरी की सबसे ऊंची पहाड़ी पर है और यहाँ से आपको पूरी मसूरी का बेहतरीन नज़ारा देखने को भी मिलेगा। और वो कपल जैसे ही कॉटेज में जाता है, उस टैक्सी ड्राइवर की आंखें बिल्कुल काली हो जाती हैं और कॉटेज के अंदर जाते ही अंदर से आवाज़ आती है, सर, मैडम, डिनर 8 बजे से 11:30 तक है, तो आप अपना डिनर टाइम पर कर लें, क्योंकि यहाँ स्टाफ कम है और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो 1 नंबर पर कॉल करें। एन्जॉय योर स्टे। गुड नाइट।